नमस्कार दोस्तों। बिल्ट्रोन डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि अब आगे क्या करना है। जिस भी साथी का हुआ है उनको बधाई हो और यह वीडियो उन्हीं के लिए है, और जिनका किसी कारणवश नहीं हो पाया उन सबको बेस्ट ऑफ लक उनके आगे की परीक्षाओं के लिए। इस वीडियो में हम पीडीएफ के आधार पर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, ज्वाइनिंग कब होगी, प्रोसेस क्या है और पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। तो चलिए ये शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे ये रिजल्ट आया है। बिल्ट्रोन के साइट पे 5,000 अभ्यर्थियों का हुआ है टोटल। हिंदी टाइपिंग का, इंग्लिश टाइपिंग वाला जो मेरिट है, जो अब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो शायद उनका भी आएगा। पिछले बार तो दोनों का एक साथ दिया था, इस बार अलग अलग दिया है। इस बार बहुत चीज़ चेंज किया। तो आइए बात करते हैं। यह कट ऑफ है जो भी आया है। BC1 का है, BC फीमेल का है, टाइपिंग में इतना इतना है। आइए आगे बात करते हैं। जब जितने भी साथी का हुआ है, अब इसके बाद क्या करना है। इससे पहले ये जो वीडियो है 2019 का जो बिल्ट्रोन का रिजल्ट आया था, पूर्ण रूप से उसी पर आधारित है कि कैसे ज्वाइनिंग हुआ था, क्या प्रोसेस था, क्या स्टेप था। तो जैसे रिजल्ट आ गया था इस टाइप का, पैनल में जितने भी लोग थे उस समय 7,311 के आसपास लोग थे, सभी का PDF में नाम आ गया था। उसके बाद कुछ दिन के बाद थे बिल्ट्रोन के द्वारा एक साइट मतलब प्रोवाइड किया गया था कि वहाँ सबको डिटेल अपना भरना था। 5 जिला था, वही चूज करना था कि वही जिलों में से किसी एक में आपका ज्वाइनिंग होता। तो इस टाइप का फॉर्मेट बना, KYC करवाया गया था, अनएम्प्लॉयड KYC रजिस्ट्रेशन। पैनल में एक बार नाम आ गया, उसके बाद ये हुआ था अनएम्प्लॉयड KYC रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको लॉगिन एम्प्लॉय आईडी भरना था, शायद एम्प्लॉय आईडी आपको मिल जाएगा। और पैनल में आ गए हैं वही हिसाब से हो, जो सीरियल नंबर होगा वही होगा। पैनल आईडी के बाद एम्प्लॉय आईडी में तो भी कंफर्म नहीं है इस बार क्या देगा। पिछले बार तो 2019 से स्टार्टिंग था, उसके बाद का जो रोल नंबर था आपका वही एम्प्लॉय आईडी था। रोल नंबर आपको भरना पड़ेगा, कैंडिडेट नेम, मोबाइल, जेंडर, ईमेल, पोजीशन डाटा एंट्री ऑपरेटर, मैरिटल स्टेटस, उसके बाद नेशनलिटी, DOB, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद है एज, आधार नंबर आपको भरना पड़ेगा, पैन नंबर, रिजर्वेशन कैटेगरी, अपना एड्रेस जो भी है। अब इसके बाद प्रेफरेंस पूछा जाएगा। पिछले बार ऐसा ही पूछा गया था, इस बार तो DV भी है। DV के बाद शायद हो सके तो इस टाइप का KYC आप लोग से जब करवाएगा तो सारा डिटेल आपको पूछेगा आपसे। तो उसी में इतने सारे डिटेल्स भर के एम्प्लॉय आईडी, रोल नंबर, सब चीज़ करके लास्ट में आपको आपका जो प्रेफरेंस पूछेगा कि आप कौन से 5 जिला में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम तो मतलब और भी जितना भी आया है PDF उसके हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस पटना, वैशाली, भोजपुर, गया, जहानाबाद, आपका मन में जो है वो सब 5 जिला आप डाल सकते हैं। इसमें जिसका घर अपने ज़िला से नज़दीक है तो वो डाल सकता है। अगर आप चाहें कि हमको मेरे ही ज़िला में पोस्टिंग चाहिए तो आप एक ज़िला भी भर के रख सकते हैं। लेकिन होगा ये कि जैसे जैसे आपका नाम आते जाएगा तब होगा। पैनल में जैसे सीरियल नंबर से नाम है, पिछले बार इसी तरह से ज्वाइन करवाया था कि किसी का नाम एक से चालू किया, जैसे जैसे हर भी विभाग से मांगा गया डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो पैनल में से उठा उठा के दिया गया अपना प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर आप पटना डाले होंगे, पहले पटना डालिएगा, सिर्फ पटना, तो सिर्फ पटना का ही जो फॉर्म आएगा, आपका जब नंबर आ जाएगा उसके बाद आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप रहिएगा, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगा पटना, तो फिर आपका पटना में ही ज्वाइन करवाएगा। नहीं तो अदरवाइज 5 जो आप डालिएगा उसमें से किसी में भी आपको भेज देगा। ये तो हो गया KYC जब हो गया उसके बाद फिर आपको कुछ दिन KYC करके छोड़ देना है। अब किसी भी डिपार्टमेंट से रिक्ति अगर होगा, खाली होगा, कि कोई भी विभाग हो, सामान्य प्रशासन हो, या अब जो भी डिपार्टमेंट जो भी जिला चूज किए हो, उसके बाद आपको बेल्ट्रोन के बाद आती है उर्मिला के माध्यम से आपका ज्वाइनिंग होता है। बेल्ट्रोन आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया, सारा चीज़ हो गया। अब जो भी आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, पैनल में बेल्ट्रोन ले आया, अब सारा चीज़ उर्मिला करवाएगी। तो उर्मिला ज्वाइनिंग लेटर जो है बेल्ट्रोन नहीं देगा, लेकिन उसके बाद का जो भी है पेमेंट का वगैरह आपका सारा चीज़ उर्मिला के माध्यम से होता है। तो जैसे ही आपका हो जाएगा KYC वाईसी, जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो बेल्ट्रोन की तरफ से आपको इस तरह का ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार सरकार का उपक्रम, इस तरह का रहेगा। जो भी विभाग में आपको भेजा जाएगा वहाँ, जैसे सरकार के अवर सचिव जो भी विभाग हैं बिहार पटना, वो रिक्ति उनके विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर का होगा, तो बेल्ट्रोन को लिखते हैं कि हमको इतना अदद डाटा एंट्री ऑपरेटर दीजिए। तो बेल्ट्रोन फिर आपको भेजेगा इस तरह का लेटर करवा के। सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियत प्राथमिक पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा संविदा पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यही सब रहेगा। उपयुक्त विषय आपके पत्रांक इतना दिनांक कितना के आलोक में निर्देशानुसार निम्नांकित डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा सर्विस प्रोवाइडर मेसर्स उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से नियत पारिश्रमिक पर कार्य किए जाने हेतु उपलब्ध कराई गई है। इनकी प्रतिनियुक्ति आरक्षण रोस्टर के आधार पर निम्न शर्तों के आलोक में किया जाता है। हो गया। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, फादर्स नेम, एम्प्लॉय आईडी, कैटेगरी, कॉन्टैक्ट नेम, प्लेस, कहाँ आपका ज्वाइनिंग हुआ है।
अब उसके अंदर यही सब सेवा शर्त रहता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर निगम बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं है और नहीं है सरकार के कर्मी है। आप बेल्ट्रॉन का एग्जाम दिए, बेल्ट्रॉन का एग्जाम दे के आप किसी भी विभाग में ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसमें यही सेवा शर्त रहेगा कि ना आप बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं और ना ही सरकार के कर्मी हैं। इन कर्मियों का संबंध चयनित सर्विस प्रोवाइडर से है और इनकी ERP, ESIC आदि वैधानिक कटौतियाँ तथा सभी प्रभावी वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर की है। जितने भी मतलब जो भी आपका PF कटेगा, ESIC होगा या जितना भी आपकी कटौती है वेतन तक, सब सर्विस प्रोवाइडर, अभी जो फिलहाल में सर्विस प्रोवाइडर उर्मिला है, तो जितना भी चीज़ है उर्मिला ही करेगी। उक्त कर्मियों के आचरण एवं कर्तव्यनिष्ठा के एक मिनट उक्त कर्मियों के आचरण एवं कर्तव्य निष्ठा के अनुश्रवण की जिम्मेदारी अधियाची कार्यालय की होगी। किसी प्रकार के दुराचरण, कर्तव्यहीनता, अक्षमता आदि की स्थिति में उन्हें किसी भी समय कार्य मुक्त किया जा सकता है। कहीं भी आपका ज्वाइनिंग होगा तो बढ़िया से विभाग में रहना है, काम बढ़िया से करना है। अगर कोई भी उसमें अगर थोड़ा सा भी हुआ लापरवाही आपके द्वारा बढ़ता जाएगा तो किसी भी वक्त वो आपको उर्मिला को वापस कर सकता है। चलिए आगे। यदि निगम के द्वारा किसी सर्विस प्रोवाइडर की सेवा समाप्त की जाती है तो उक्त कर्मियों की सेवा भी उस स्थिति को, ये लाइन जिसका कंबाइंड ज्वाइनिंग होता है, ये लाइनें से भी हमको समझ में नहीं आया क्या है नहीं है, इसको छोड़िए आगे बढ़िए। डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा शुल्क की राशि अधियाची विभाग से प्राप्त होने के पश्चात ही चयनित सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से संबंधित कार्यरत व्यक्ति को भुगतान दे होगा। आपका वेतन ऐसे ही बनेगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट में रहिएगा तो सबसे पहले आपका मतलब अगर वही सेम विभाग में तो अब्सेंटी आपका जाएगा महीना में किसी भी तारीख को, 20 तारीख को या 1 तारीख को अब्सेंटी बेल्ट्रॉन को भेजा जाएगा। बेल्ट्रॉन उसके बाद जो है बिल बना के देगा, फिर आपको विभाग से पेमेंट होगा बेल्ट्रॉन को, फिर बेल्ट्रॉन उर्मिला को देगी, तो उर्मिला फिर वहाँ से कटौती उटौती करके आपको मिलेगा। मतलब वेतन आपको मिनिमम समझिए तो आपके विभाग से पेमेंट गया तो बेल्ट्रॉन के पास तो 7 से 10 दिन के आसपास आपका वेतन आने में लगेगा। अगर मुख्यालय पे है, सचिवालय में है या और कहीं है, तो अगर फील्ड में है तो फिर तो आवंटन जब आपके पास आएगा तब फिर आपका वेतन बढ़ेगा, मतलब बनेगा, वेतन आपके अकाउंट में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। साथ ही अधियाची विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि भेजे जाए डाटा एंट्री ऑपरेटरों आदि का ससमय मासिक भुगतान नियमित रूप से किया जाए ताकि किए जाने वाले वैधानिक कटौती IPF SI में देय विलंब से बचा जा सके। इन कर्मियों को नियमित रूप से कार्य के आधार पर भुगतान मिलता है। सही बात है। यदि भुगतान में विलंब होने के कारण EPF ESI आदि कटौतियों में दंडात्मक शुल्क आदि के भुगतान की स्थिति बनती है तो अधियाची विभाग को यह अतिरिक्त शुल्क वहन करना होगा। अब आगे आते हैं। उपयुक्त सेवा के लिए प्रत्येक ऑपरेटर अधिशासी विभाग कार्यालय द्वारा देय राशि में GST दिनांक 1/7/2007 के प्रभाव GST 1948 एवं CGST 1948 यथा कुल 3896 सहित विपत्र की कुल राशि प्रतिमाह 25,209 होने के पश्चात एवं वैधानिक कटौती तथा EPF ESI सेवा शुल्क में सेवा कर की राशि 8,483 रुपये की कटौती के उपरांत से 17,057 रुपये डाटा एंट्री ऑपरेटरों को भुगते होगा। सरकार द्वारा पारिश्रमिक दर बढ़ाने घटाने पर तत्समय संशोधित समझा जाएगा। जैसे किसी भी विभाग में आप ज्वाइन करिएगा तो जो पहला वेतन है विभाग के द्वारा बेल्ट्रॉन के द्वारा जो बिल भेजा जाएगा आपके लिए वो 25,200, इसमें जो भी दे रहा है 25,000 क्या है 209, यही 25,208 रुपये का 9 के आसपास में वहाँ से बिल आएगा। यानी आपको यहाँ जो विभाग में काम करिएगा आपके लिए 25,209 रुपया बेल्ट्रॉन को दिया जाएगा, लेकिन उसमें बहुत सारे टैक्स है, काट किसी GST है, GST है, सब चीज़ काट के आपके अकाउंट में जो आएगा 17,244 रुपये। जो 19 का जो बैच था उन लोगों का ज्वाइनिंग हुआ तो इतना ही मिल रहा था। अब नया बैच है जो अभी ज्वाइन करेगा तो कितना से स्टार्टिंग करेगा देखिए। आगे बढ़ता है। संविदा कर्मियों को प्रत्येक वर्ष में पारिश्रमिक में पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि प्रत्येक कर्मी द्वारा एक वर्ष संविदा में नियोजन में उनके प्रथम योगदान की तिथि माना जाएगा, उपरांत ही स्वीकृत होगी। पारिश्रमिक वृद्धि की गणना हमेशा जनवरी माह की पहली तारीख को ही की जाएगी, चाहे लाभार्थी जनवरी माह के किसी भी तारीख को योगदान किया हो। फरवरी एवं उससे आगे के किसी माह में योगदान करने वाले संविदा कर्मी को एक वर्ष की अवधि के पश्चात आने वाली जनवरी से ही पारिश्रमिक वृद्धि के भुगतान की देयता होगी। पारिश्रमिक वृद्धि का व्ययन अधिशासी विभाग कार्यालय द्वारा ही किया जाएगा। यही जो आप हर एक जैसे जैसे आपका एक साल होते जाएगा 10% आपका वेतन बढ़ते जाएगा। जो 2019 बैच वाले थे जो पहले साल ज्वाइन किए तो उनका 25,208 रुपये बन रहा था। जो अगला जो उन लोग का लगा 25,000 विभाग से बन रहा था 25,208, उसके बाद जो पहला उनका जो 10% बढ़ा तो 29,000 कुछ रुपया के आसपास उनका वेतन बन रहा था और अकाउंट में आ रहा था 21,036 के आसपास, यानी 8,000 आपका कटेगा ही कटेगा। चलिए आगे आते हैं। अधिशासी विभाग द्वारा संविदा कर्मी का प्रत्येक माह बिलिंग साइकिल के अनुसार ERP पद्धति में अनुपस्थिति विवरणी अपलोड करेंगे, जिसके आधार पर ऑटोमेटिकली इन्वॉइस जनरेट करेगी। जनरेट इन्वॉइस के आधार पर अधिशासी विभाग द्वारा ERP पद्धति में UTR सबमिट किया जाएगा। ठीक है, वही जो एब्सेंटी के बारे में पहले बता चुके हैं वही है।
हर महीने आपको एब्सेंटी ज्वाइन मतलब डाल देना पड़ेगा बेल्ट्रॉन को, उसके बाद वो बिल भेजेगा। यह प्रतिनियुक्ति योगदान स्वीकृति की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। यदि अधिशासी विभाग कार्यालय द्वारा कोई विपरीत तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं होती तो सेवा काल स्वतः नवीकरण हो जाएगा तथा यह व्यवस्था 60 वर्ष की आयु होने तक लागू रहेगी। ये सब कुछ ऑटोमेटिक होते जाता है, आपको कुछ नहीं करना, बस जो विभाग में ज्वाइन कर लिए अच्छे से काम करिए, कोई भी दिक्कत नहीं हो। जो भी दिक्कत हो अपने पदाधिकारी से या किसी से भी सबसे पूछे, मिला के चलें। 60 वर्ष तक आपका सेवा है, बस खाली अच्छे से व्यवहार अपना बना के रखें। वित्त विभाग बिहार पटना द्वारा मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि कटौती उपलब्ध कराई गई स्थिति में अधिशासी विभाग कार्यालय द्वारा भी तदनुसार वृद्धि की जाएगी। आगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा असंतोषजनक होने की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा सूचना देने के 1 सप्ताह के अंदर वांछित क्षमता के डाटा एंट्री ऑपरेटर को बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना द्वारा प्रतिष्ठानित कर दिया जाएगा। अगर आप बढ़िया से काम नहीं कर पाए, आपका सेवा जो है असंतोषजनक लगा, तो आपको वापस कर देंगे, आपको जगह कोई दूसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर भेज देंगे। मातृत्व अवकाश की सुविधा ऐसे सभी महिला कर्मियों को उपलब्ध होगी जो पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिनों के लिए कार्य कर चुकी हैं। मतलब 1 साल में 80 दिन काम कर चुके हैं, उन सभी महिलाओं को मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलने लगेगी। महिला संविदा कर्मियों को अनुमानित प्रसव तिथि से 8 सप्ताह पूर्व एवं प्रसव के 18 सप्ताह बाद कुल 26 सप्ताह मातृत्व अवकाश अनुमान्य होगी। ठीक है। आकस्मिक अवकाश 6 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को नियोजन के 1 वर्ष में 15 तथा 5 दिवसीय कार्यालय में संविदा कर्मियों को संविदा नियोजन के माध्यम से 1 वर्ष में 12 दिनों की आकस्मिक अवकाश दे होगी। इसके सभी रविवार एवं राजकीय अवकाश दे होगा। ये तो है ही। जैसे आप मुख्यालय में रहिएगा, सचिवालय में रहिएगा, मुख्यालय पटना के किसी भी मतलब मुख्यालय स्तर के कार्यालय में रहिएगा तो आपको जो आकस्मिक अवकाश है CL वो आपको 12 दिन मिलेगा, RH आपको 3 मिलेगा। और क्षेत्रीय स्तर के कार्यालय में रहिएगा या कोई जिला में रहिएगा, पटना से बाहर कहीं भी जिला में रहेगा तो आपको 15 CL मिलेगा और RH जो मिलता है 3। जैसे कंफर्म नहीं हम फील्ड के बारे में कितना 3 RH मिलता है, लेकिन लगता है कि 3 ही मिलना चाहिए। फिर ऐसे प्रतिनियुक्त संविदा कर्मियों की सेवा सरकारी सेवा में नियोजन नहीं माना जाएगा और सरकारी सेवक के अनुमान में कोई अन्य सुविधा दे नहीं होगी। इस नियोजन के नियमितीकरण का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। समकक्ष पदों के वेतनमान में तुलनात्मक विसंगति होने तथा एवं अन्य अप्रत्याशित स्थिति में पारिश्रमिक का पुनरीक्षण किया जा सकता है। ये भी है, ठीक ठाक लाइन पढ़ लीजिएगा आप लोग। अधिशासी विभाग द्वारा संविदा कर्मी के योगदान को ERP पद्धति द्वारा ही सुनिश्चित करेंगे। मतलब जैसे ही आप ज्वाइन करिएगा तो पहले तो आपका जो भी है ऑफलाइन जाएगा, आप एब्सेंटी दीजिएगा। एब्सेंटी तो आपको हर महीने ऑफलाइन ही देना पड़ेगा साइन करवा के। उसके बाद जो है कुछ दिन तक ERP में जब तक आपका नाम नहीं चढ़ेगा तब तक आपको ऑफलाइन ही बेल्ट्रॉन में जाके एब्सेंटी जमा करना पड़ेगा। वहाँ से फिर वो बिल भेजेगा ऑफलाइन, उसके बाद फिर यहाँ से पेमेंट जाएगा तो उसका UTR जनरेट होगा, तो UTR फिर आपको देना पड़ेगा बेल्ट्रॉन में, मतलब ऑफलाइन के माध्यम से। उसके बाद फिर बेल्ट्रॉन अपना उर्मिला को देगा जो भी करे। एक बार ERP में आपका नाम आ गया उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना, सब चीज़ ऑनलाइन के माध्यम से होगा। आप सिर्फ एब्सेंटी अपलोड करिए, तुरंत वो बिल भेजेगा, उसके बाद तुरंत यहाँ से पेमेंट करवाइए, उसका UTR जनरेट करिए, ऑनलाइन भेज दीजिए, उसके बाद बेल्ट्रॉन 7 से 10 दिन के अंदर आपका पेमेंट आपको दे देगा। चलिए यही है अभी जितना भी ज्वाइनिंग लेटर है, जितना मतलब बताना था हमको, इसी चीज़ के बारे में डिटेल देना था। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल फॉर्म दर्पण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी अगर बेल्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ चीज़ जानना होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिए, बताएंगे जो भी डिटेल है बेल्ट्रॉन से रिलेटेड। ऐसे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना भी ऑनलाइन फॉर्म है सबका रिव्यू करेंगे यहाँ पे, कैसे भरना है, क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है। अगर बेल्ट्रॉन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, हम बता देंगे। दूसरा चीज़, अगर थोड़ा सा भी जानकारी मिला हो इस वीडियो से तो चैनल को